हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 14। ये है नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट, जैसा कि आप कई सारे रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं जो नेचुरल अकर हैं, जैसे फॉर स्काई हो गया, है ना, क्लाउड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, वाटर है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो हम इनसे रिलेटेड सारे टर्म्स, कंडीशंस, चीज़ें हम समझेंगे कि ये क्या हैं, क्यों हैं और कैसे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर है। वाटर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ हम पीने में करते हैं, है ना, कपड़ों को क्लॉथ्स को वॉश करने में करते हैं, है ना, और एग्रीकल्चर के अंदर किया जाता है। तो इसका यूज़ कई सारी जगह किया जाता है। ऐसे ही एक नेचुरल रिसोर्स सॉइल भी है, जिस पर खेती वगैरह होती है, क्रॉप्स उगती हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास कई रिसोर्सेज हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। वो क्या क्या हैं, कैसे हैं, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो आर बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एयर एंड एयर पॉल्यूशन, ओजोन एंड इट डिप्लेशन, वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन, यूरोट्रॉपिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, and water harvesting and its advantage, soil and soil erosion, biogeochemical cycles, इसमें नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड वाटर साइकिल। आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। जैसा कि बच्चों हम हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें देखते हैं उसको कहते हैं हम इन्वायरमेंट। ठीक है, everything that surrounding us is called environment. It acts as a life supporting unit. ये जो environment होता है वो life supporting unit होता है। जैसे ये plant लगा हुआ है ना, ये cloud है, climate से, ये हमारा land है। ठीक है, ये क्या है, सब environment का parts होते हैं और ये हमारे लिए life को जीने के लिए supporting unit का रोल करते हैं। ठीक है, it provide us everything. ये इनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे ये प्लांट्स हैं, प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, और जो भी हमारे आसपास में है सराउंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसा मैंने बताया आपको, वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, एयर है, ठीक है, फूड, प्लांट से हमें फूड मिलते हैं। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमें लाइफ सर्वाइव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसमें हम पहले पढ़ते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर एक यूनिट होती है जो कैसे बनती है, दैट कंप्रेसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर से के कंप्राइजेशन से क्या बनती है, बायोस्फीयर। आपने पढ़ा होगा अर्थ के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये होते हैं। इट कैन बी इजिली डिवाइडेड इन, जो बायोस्फीयर है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के रिगार्डिंग सारी चीज़ें आएंगी। हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर से रिलेटेड है, लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड है। तो द 2 कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के 2 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक जो कंपोनेंट है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट, अदर वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, इन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं पहले डिटेल में। तो सबसे पहले हम बायोटिक फैक्टर्स को देखते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं सारे लिविंग फॉर्म्स, जो भी लिविंग चीज़ हैं उन सबको कहते हैं बायोटिक फैक्टर। जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ये सब क्या है, ह्यूमन, ये क्या है, लिविंग है, तो इन्हीं को बायोटिक फैक्टर्स बोल देंगे। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, ये सभी क्या है, बायोटिक फैक्टर्स। और स्टूडेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स का मीन्स हो गया जो ऑर्गेनिज्म बाहर हैं या हमारी बॉडी के अंदर है, वो सब भी बायोटिक फैक्टर्स ही कहलाएंगे। जो भी लिविंग थिंग्स हैं सभी क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। प्लांट्स भी हो गए, ये बायोटिक फैक्टर। अब स्टूडेंट, जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होते हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ फॉर्म की नीड को, बेसिक नीड को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स के साथ साथ अबायोटिक फैक्टर का भी रोल इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि दोनों के इंटरेक्शन से ही लाइफ फॉर्म होती है, लाइफ चल पाती है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स के कौन से हैं, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं,
हमारे आसपास जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है वो अबायोटिक कंपोनेंट है। जैसे हम क्लाइमेट फैक्टर्स की बोल सकते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स है, वाटर बॉडीज़ है, ये सब अबायोटिक फैक्टर हो गए। ठीक है, जितने भी लैंड हो गई, ठीक है, ये क्या है, नॉन लिविंग है। स्पेस हो गया, नॉन लिविंग है। और अर्थ हो, ये क्या नाम से, वाटर हो गया, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा इस पोर्ट्रेट में भी आपको दिख रहे हैं कुछ अबायोटिक और कुछ बायोटिक फैक्टर्स। जैसे अगर मैं बात करूं, बर्ड्स हो गई, प्लांट्स हो गए, ये एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं। और अबायोटिक फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो ये लैंड हो गई, ये स्काई हो गया, ये अबायोटिक फैक्टर है। ये वाटर हो गया, ये सब क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी लाइफ स्पान पूरी होती है। हमें इनकी ज़रूरत होती है और इन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तब जाके नेचर बनता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ के अंदर। तो कैसे होता है उसको भी समझेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसके टू टाइप्स होते हैं। वन इज एग्जॉस्टेबल, अदर इज इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल नाम से ही पता चल रहा है जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद जो ख़त्म हो जाएंगे वो एग्जॉस्टेबल के रिसोर्सेज कहलाएंगे। और जो काफ़ी समय तक चलते ही रहेंगे, जो कभी नहीं ख़त्म होंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, एग्जॉस्टेबल तो क्या होते हैं, जो एक समय के बाद ख़त्म हो रहे हैं। और इनएग्जॉस्टेबल जो है काफ़ी लाखों करोड़ों अरबों साल तक जो रहने वाले, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं इनएग्जॉस्टेबल। स्टूडेंट ने एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आप देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ विंड की, तो ये विंड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, तो ये क्या है, इनएग्जॉस्टेबल। एलपीजी की बात करूँ तो ये फॉसल फ्यूल से बनती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, तो ये ख़त्म हो सकती है, तो ये लिक्विफाइड हो गई। अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो सोलर सन तो हमेशा रहने वाला और उससे हमें एनर्जी मिलेगी, तो इनएग्जॉस्टेबल हो गया। अगर मैं कोल की बात करूं तो कोल क्या है, एग्जॉस्टेबल है, एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एग्जॉस्टेबल एंड अदर इज इनएग्जॉस्टेबल। तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन लिमिटेड quantity and get depleted if wise use not done. For example, fossil fuels and LPG. Inexhaustible resources, the resources that occur in such abundance that they are not likely to get exhausted despite of their continuous use. हम उनका कितना भी यूज़ कर लेंगे कभी ख़त्म नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल सन, वाटर, एयर एक्सेट्रा। Now we discuss about the air. What is air? The gaseous envelope that surrounding us is called atmosphere. हमारे आसपास में जो गैसीय एनवलप बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये डिवाइडेड होता है इन 4 लेयर्स में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसा कि आपको पोर्ट्रेट में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये इसकी क्या है, लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो स्टूडेंट, ट्रोपोस्फेयर क्या है, इट इज़ द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोएस्ट रीजन है विच कंटेंस एयर, जिसमें एयर होती है। इट एक्सटेंड्स टू फ्रॉम 8 to 20 किलोमीटर। जो ये ट्रोपोस्फेयर है इसकी एक्सटेंड होती है 8 से 20 किलोमीटर तक होती है। और जो भी क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं लाइक थंडर स्टॉर्म, रेन, ये सब अकर होती है इस ट्रोपोस्फेयर में। स्टूडेंट, हमने बात की कि एयर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये जो एयर होती है, ये एयर के अंदर कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके साथ साथ इसमें वाटर वेपर भी होते हैं, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में SPM भी बोल सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। और गैसेज होती हैं जैसे मेथेन वगैरह। तो ये एयर के अंदर सारे कंटेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस एयर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है? तो इट हेल्प्स इन क्लाइमेट कंट्रोल, और एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर स्टडी एट नाइट एंड ड्यूरिंग द डे। थर्ड वन इज इट कॉजेज विंड टू ब्लो, दैट इज लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। इट कॉजेज रेन, एटमॉस्फेयर के कारण ही क्या हो रही है? रेन भी हो पा रही है। लैंड ब्रिज समझते हैं स्टूडेंट। लैंड ब्रिज क्या होती है? ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम में क्या होता है? लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। जो लैंड होती है वो वाटर से ज़्यादा हीटेड होती है, ठीक है। दिन के समय में जो लैंड है, जैसे ये सन है, और ये लैंड जो होगी वो हीट ज़्यादा होगी वाटर की कंपेरेटिवली, ठीक है। द एयर क्लोजर टू द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइज अप। जो ये लैंड होती है ये पहले गर्म हो जाती है, ये गर्म हो जाती है तो ये हीटेड हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? एयर राइज अप होने लग जाती है, क्योंकि एयर की डेंसिटी लो होती है तो ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं ये उड़ने लगते हैं हवा में, राइज करने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये राइज करते हैं जिससे क्या होता है? दिस क्रिएट्स द लो प्रेशर इन द एरिया। ये क्या बनाते हैं? लो प्रेशर बनाते हैं एरिया में, है ना। जब हीट यहाँ से उड़ जाएगी, स्पेस खाली हो जाएगा, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा इस एरिया पे। अब इस एरिया पे तो लो प्रेशर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सी की, बट इन द केस सी इट डज नॉट गेट हीट अप सो रेडली। अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है जितनी जल्दी लैंड हुई थी, ठीक है। तो वो गर्म नहीं होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, लैंड ब्रिज ड्यू टू विच, अब वो गर्म नहीं हुई थी तो उससे क्या होगा? उस रीजन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ से जो एयर है वो मूव होने लग जाए। लैंड पे तो है लो प्रेशर और सी पे है हाई प्रेशर, तो जो एयर का ब्लो होगा वो हमेशा कहाँ होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये एयर यहाँ से उड़ के कहाँ आ जाएगी? जो लैंड की स्पेस थी जो खाली हुई थी, इस खाली जगह पर एयर आ जाएगी। किधर से? सी से। सी वाली एयर आ जाएगी लैंड पर और लैंड वाली चली गई स्काई में। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये जो फ्लो हो रहा है इसको कहते हैं हम लैंड ब्रिज। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं हम सी ब्रिज। तो सी ब्रिज कब होता है? जस्ट इसका रिवर्स ये नाइट में होता है। नाइट के अंदर क्या होता है? वाटर लूजेस हीट मच फास्टर देन लैंड। जो सी थी, ये सी है, तो यहाँ पर क्या होगी? वाटर हीट लूज होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जल्दी से एयर उड़ने लगेगी यहाँ पर, और लैंड पर कम देरी से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड पे हाई प्रेशर हो जाएगा और सी पर लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस समय में एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाएगी, इसे हम कहेंगे सी ब्रिज। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विच अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जो एयर होती है उसके अंदर अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंटेमिनेशन मिल जाते हैं, सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन का मतलब है एयर के अंदर अनवांटेड और अनडिजायरेबल पॉल्यूटेंट का, सब्सटेंसेस का मिल जाना। जैसे आप ये देख रहे हो, ये चिमनियाँ हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर कई सारी फैक्ट्रियों के से धुआं निकल रहा है। ये तो धुआं देख रहे हो आप कितना पॉल्यूटेड है। तो ये एयर के अंदर कई सारी गैसेस मिक्स हो जाती है, जिससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। कोज, कारण क्या है देखते हैं। नेचुरल कोज, इसमें कई नेचुरल कोज भी हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, ठीक है। और कुछ मैन मेड भी होते हैं एयर पोल्यूशन के कारण, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड गैसियस इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीड व्हीकल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ नेचुरल भी कारण है और कुछ क्या है? मैन मेड कारण है, जिनसे एयर पोल्यूशन हो रहा है। पार्टिकुलेट पोलेंट लाइक SPM इज स्मोक सूट एक्सेट्रा, ठीक है। फ्लाई एश एंड डस्ट गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस एयर में मिक्स होकर क्या करती है? एयर को पॉल्यूटेंट कर देती हैं, ठीक है। और जब ये गैसें एयर के अंदर मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, रेन में अगर ये गैसेस मिक्स हो जाती हैं तो क्या होती है? एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। जब ये गैसें, अब वैसे तो एसिड जो रेन होती है, रेन का pH 7 होता है, 7 यानी प्योर वाटर होता है।
बट अगर इसमें एसिड रेन यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब गैसें मिक्स हो जाती हैं तो वो बन जाती है एसिड रेन। एसिड रेन से क्या होता है बच्चों, जो रेन होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होती है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एसपीएम कॉजेज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी। इसके कारण ये सारी डिसीजेज हो जाती हैं, एयर पॉल्यूशन से होता है अस्थमा वगैरह। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट गैसेज कॉजेज इरिगेशन इन आईज, थ्रोट एंड लंग्स। दे इंजर्स लंग्स, किडनी, स्लीपन, हार्ट रिलेटेड डिसीज। पॉल्यूशन से देख लो इतनी सारी बीमारियां होती है, खेती में भी नुकसान हो जाता है। हाइड्रोकार्बन वेपर कॉजेज कैंसर। जो हाइड्रोकार्बन के वेपर्स क्या करते हैं, कैंसर जैसी डिसीजेस भी करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट है, इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है, इट अफेक्ट्स प्लांट ऑल्सो, फॉलिंग ऑफ लीव्स, रिड्यूस ग्रोथ, डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट में देख लो पत्तियां गिरने लग जाती है, उसकी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो जाती है, उसमें क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। तो इतने ज़्यादा नुकसान है एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, इट लीड्स टू एसिड रेन। इससे एसिड रेन होती है, एसिड रेन से मैंने बताया सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। ठीक है, और इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जो एयर पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझते हैं आप? ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अर्थ पे, तो उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्यों बढ़ रहा है? ये गैसेस के कारण, कई सारे व्हीकल चिमनियों से निकल रहा है। इट कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। और ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन लेयर में क्या हो रहा है? डिप्लेशन, छेद हो गया है। अब व्हाट इज ओजोन? क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, ओजोन क्या है? इट इज़ ए मॉलिक्यूल कंप्राइजिंग ऑफ 3 ओजोन एटम्स। ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंप्राइज होके क्या बनाते हैं? ओजोन बनाते हैं। दिस इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ये ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, दैट इज लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जो ट्रोपोस्फीयर से जस्ट ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? ओजोन है। ओजोन है क्या? ऑक्सीजन के 3 एटम मिल रहे हैं, उसको कह रहे हैं हम ओजोन। ठीक है, देखो जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे बचाने का काम कौन करती है? हमें ओजोन लेयर करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल होती है बच्चों। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अगर अर्थ पे आने लग जाएं तो इससे कैंसर जैसी काफ़ी डेंजरस बीमारियां होंगी। ठीक है, तो इससे हमें प्रोटेक्ट करने का, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट ओजोन लेयर कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन बनती कैसे बच्चों? देखते हैं। ओजोन इज फॉर्म व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इज अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ऑक्सीजन एटम्स। जैसे ऑक्सीजन आ रही है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं तो इसे एटम में ब्रेक कर देती है। अब ये एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? ओजोन बना देते हैं। व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट, देखो इसको शुरू से कैसे देखेंगे। ऑक्सीजन, ओजोन इज फॉर्म व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज इज अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ओजोन एटम्स। दैट इज व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू एटम्स, देन ईच एटम कंबाइन विथ अनडिसॉल्व्ड। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जैसे मैंने बताया, ओजोन हमें क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही है। एज इट डज नॉट अलाउ दीज रेज टू एंटर द अर्थ एटमोस्फियर। ये हमें अर्थ एटमोस्फियर में नहीं आने दे रही है इन रेज को। दैट इज, इसलिए इफ दे आर एंटर द अर्थ दे मे हार्म अस इन मैनी वेज। अगर ये एटमोस्फियर से अर्थ पर डायरेक्ट आ जाएंगी अगर ये रेज, तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होंगी। ठीक है, कई सारी डिसीजेस ये क्रिएट कर देंगी। दे में राइज द टेम्परेचर ऑफ, ये राइज कर देंगी अर्थ का टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग कर देंगी, स्किन डिसऑर्डर्स कर देंगी, और ये कई तरह के डिसऑर्डर्स, आई डिसऑर्डर्स वगैरह भी कर देंगी। ओजोन डिप्लेशन क्या है? ओजोन डिप्लेशन मीन्स द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर बाय एयर पॉल्यूएंट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। ये जो ओजोन की लेयर थी काफ़ी मोटी थी, बट अब क्या है, एट प्रेजेंट ये थिन हो गई है काफ़ी। क्यों हो गई है? एयर पॉल्यूएंट के कारण। तो ये एयर पॉल्यूएंट के कारण इसका थिन होना ही क्या कहलाता है? ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। ठीक है, सम सिंथेटिक केमिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए कुछ केमिकल हैं जो सिंथेटिक केमिकल हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो केमिकल्स, उन्हें भी देखते हैं। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज़ रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, कूलिंग करते हैं ना एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर, उसमें कौन सी गैस फिल होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल है, ये गैस रेज होती है और ओजोन के अंदर क्या कर रही है, डिप्लेशन कर रही है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एयर के बाद हम बात करते हैं वाटर की। तो ऑल वाटर बॉडीज, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं लाइक ओशियन, रिवर्स, लेक, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर, ये सब चीज़ें आती हैं हाइड्रोस्फीयर में। ओशियन, रिवर, लेक्स कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कंप्रेसेस ऑफ वाटर दैट इज इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। हाइड्रोस्फीयर में क्या है, वाटर है, और वाटर क्या है, एक इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखते हैं क्या होता है। इट इज़ द कैप्चरिंग कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड सरफेस रन ऑफ फॉर फिलिंग ईदर स्मॉल बॉडीज और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। जो रेन वाटर हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। फिर इसको क्या कर रहे हैं, स्मॉल बॉडीज और ग्राउंड को रिचार्ज करने के काम ले रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, तो इसके फायदे हैं, देखो, इट इंश्योर वाटर एबिलिटी, इट रिड्यूस द चांस ऑफ फ्लडिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट है द ग्राउंड वाटर इज रेगुलरली रिचार्ज। वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर ग्राउंड लेवल को रिचार्ज किया जाता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम खादान सिस्टम। खादान सिस्टम एक ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो एग्रीकल्चर के लिए प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें राजस्थान के अंदर, राजस्थान में आप जानते हैं बारिश कम होती है क्योंकि डेजर्ट ज़्यादा है ना, तो इसके लिए वहाँ पर रेन वाटर को के हार्वेस्टिंग करना खादान कहलाता है एक तरह से। इसमें होता क्या है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग अर्थन एम्बैंकमेंट्स डाउन द स्लोप ऑफ कैचमेंट एरियाज विच हेल्प इन रिटेनिंग रन ऑफ वाटर। देखो इस तरह से इसको स्लोप दिया जाता है ना, वाटर के लिए इस तरह से स्लोप या क्रॉप उगाई जाती है, और ये हमारा खादान कैचमेंट यानी खादान बिल्डिंग हो गई है। ठीक है, इसके नीचे वाटर आता है और यहाँ एक टैंक बना लिया जाता है जिसमें से एक्सेस वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, जो काम में आ रहा है वो उधर खेती में आ जाता है, बाकी खादान के बाद जो पानी इसमें बसता है वो वाटर टैंक में। इस तरह से वाटर आता है, यहाँ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ लिया जाता है, क्रॉप्स के लिए। फिर ये खादान बिल्डिंग है, एम्बैंकमेंट है, इसके बाद ये जो वाटर बचता है उसको हम वाटर टैंक में स्टोर करते हैं। कैसे लिखेंगे, ए शैलो वेल इज ऑफन डग बिहाइंड द एम्बैंकमेंट। ये जो वेल है ये बनाया जाता है एम्बैंकमेंट के पीछे टू स्टोर एक्स्ट्रा ओवरफ्लो वाटर। द स्टोर्ड वाटर स्लोली पेरिक्लोट्स डाउन इनटू द ग्राउंड। द एरिया इज देन यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर वेजिटेशन। ये जो एरिया है इसमें इस पानी से वेजिटेशन वगैरह उगाने में काम आता है। अब देखते हैं स्टूडेंट एडवांटेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ग्रोइंग मोर ट्रीज इन watershed area, increasing the retentions of more rainwater and protection of soil from erosion। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए और पानी को हमें बचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट enhance the productivity that increase the income of watershed community। थर्ड एडवांटेज इज इट रिड्यूस ड्राफ्ट एंड फ्लूड्स, ये हमें बाढ़ और सूखे से बचाएगा। इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ डाउन स्ट्रीम डैम एंड रिजर्वर्स बिकॉज ऑफ लेस स्लिटिंग। अब स्टूडेंट ये वाटर है, इसके अंदर भी कई तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। जो वाटर बॉडी है उसके अंदर कई अनडिजायरेबल सब्सटेंस को मिला दिया जाता है तो वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूंट हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये वाटर है, देखो इस वाटर के अंदर कितनी गंदगी है। ठीक है, किसी ने कूड़ा कचरा डाल दिया है ना, और किसी ने इसके अंदर क्या डाल दिया, गंदा मटेरियल डाल दिया, और जानवरों ने इसमें अपना वेस्टेज डाल दिया। इस तरह से ये वाटर क्या हो गया, पॉल्यूंट हो गया। वाटर पॉल्यूंट, फिजिकल वाटर पॉल्यूंट लाइक हीट एंड ऑयल स्पिल्स, लाइक पॉल्यूंट लाइक डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स लोग इसमें मिला देते हैं इसलिए ख़राब हो जाता है। बायोलॉजिकल पॉल्यूंटेड, वायरस, बैक्टीरिया भी इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं तो ये वाटर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है।
सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का सबसे मेन सोर्स है सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, और पेट्रोलियम ऑयल, ये सब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूएंट हो जाता है। जैसे देखो आप कितना गंदा दिख रहा है ये पानी, है ना, तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। कई सारी फैक्ट्रियाँ अपना वेस्टेज इसमें डाल देती हैं, हम सोप डिटर्जेंट इसमें मिक्स कर देते हैं, पेट्रोलियम ऑयल वगैरह इसमें मिक्स हो जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट, वाटर पॉल्यूशन से क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। इट कॉजेज ह्यूमन डिसीज, इससे कई तरह की ह्यूमन डिसीज हो जाती है, जैसे टाइफाइड, क्लोरा एंड जॉइंटिस। इट लीड्स टू इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, इट कॉजेज वाटर ब्लूम लीडिंग टू यूरोफिकेशन, इट कॉजेज चेंजिंग इन टेम्परेचर। It leads to biological magnification and it causes decomposition of organic matter. अब ये यूरोफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझते हैं। द एक्सेसिव डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स इन वाटर बॉडीज लीड्स टू एक्सेस ग्रोथ ए एल्गी इन वाटर बॉडीज दैट टेक अप द डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर ड्यू टू विच एक्वेटिक लाइफ स्टार्ट डिसअपेयरिंग, दिस इज कॉल्ड यूरोफिकेशन। देखो बच्चों, क्या होता है, इस जो वाटर होता है उसके अंदर कई सारे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, तो ये इसके अंदर क्या होता है, एल्गी वगैरह बन जाती है, और ये पानी तो खराब हो ही जाता है और इसमें एल्गी बन जाती है, ताकि और इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म नहीं ले सकते, ना ये पानी किसी के भी यूज के नहीं रहता। इसी को कहता हम यूरोफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसे भी समझते हैं। It is defined as an increase in the concentration of some harmful substances at a tropic level. Sometimes harmful chemicals may enter the food chain. देखो बच्चों, हम जानते हैं कि फूड चेन के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे ये प्राइमरी है ना, ये हमारे पास प्लांट्स हैं, इनको कौन खाते हैं, एनिमल्स। जैसे इसने डियर ने खाया और डियर को किसने खाया, लॉयन ने खाया, तो ये एक फूड चेन बन गई, ठीक है। तो ये जो फूड चेन बनी, जैसे इस ग्रास को इसने खाया, इसको इसने खाया, तो इस ग्रास के अंदर अगर केमिकल मिला होगा तो ये इसको जैसे ग्रास से एनर्जी अगर डियर को सबसे ज़्यादा मिल रही है तो डियर से लॉयन को एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन अगर इसके अंदर पॉइजन है, केमिकल है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान डियर को हुआ, डियर से ज़्यादा नुकसान किसको होगा, लायन को होगा। तो यही होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ये फूड चेन पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स वगैरह में केमिकल डाल के, वाटर के अंदर केमिकल डाल देते हैं, वो प्लांट्स में चली जाती है, प्लांट से डियर में, डियर से लॉयन में। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट टू ईच स्टेप द कंसंट्रेशन डज नॉट डिक्रीज लाइक एनर्जी, रादर इट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एट each level and the maximum sufferer in the last organism, like the given figure, the maximum sufferer is loin. जैसा कि मैंने बताया, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो वो हर स्टेज में बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं हम सॉइल की। इट इज ए पार्ट ऑफ अर्थ, सॉइल के अर्थ का ही पार्ट है, जिसमें क्या होता है, डिग्रेडेड रॉक्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का, देख लेते हैं। इट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द बिगर रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर रॉक्स एंड फाइनली इनटू सच स्मॉलर पार्ट्स एंड दे फॉर्म सॉइल। देखो, जैसे प्लांट से फूड मिला, फूड को हमने खाया, हमें लाइफ मिली। अब देखो, हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं बीच में से, फिर फर्दर ब्रेक हो जाती हैं, इस तरह से वो ब्रेक होती रहती हैं और लास्ट में क्या हमें मिल जाती है, सॉइल बन जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये इतना बड़ा पहाड़ था, इससे टूटा तो ये दूसरे नंबर का इस तरह का हो गया, फिर ये और ब्रेक हुआ, फिर ये लास्ट में फोर्थ एक्टिविटी में आप देख रहे हो कि ये थोड़े से ब्रेक होते होते क्या बन गया, सॉइल फॉर्मेशन आ गया। इस तरह से हमें सॉइल मिली। द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग आर physical factor like temperature, wind, rain water, etc. The water etc. seeps inside the rock and causes crack of them. ये इसमें क्रैक किस कारण से आ रहे हैं, समझ में आया, टेम्परेचर, विंड या रेन वाटर के कारण। बायोलॉजिकल फैक्टर भी है इसमें, लाइक लाइकेन ग्रोन ऑन द रॉक्स, लाइकेन ग्रो होने लग जाती है
जिनसे क्या होता है, सीक्रेट होती हैं, कुछ एसिड्स सीक्रेट होते हैं दैट डिग्रेड द पेनिट्रेशन रॉक्स। ये क्या करते हैं, पेनिट्रेशन कर देते हैं रॉक का विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स से। दीज क्रैक्स कॉजेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल क्या है? वी स्टडी द डिफरेंट लेयर दैट मेक सॉइल। जो सॉइल बनती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर हैं उनके बारे में देखेंगे। ए होरिजन है, बी होरिजन एंड सी होरिजन, और लास्ट में है ऊपर ही ऊपर ओ होरिजन। ए होरिजन को देखते हैं। इट इज़ द टॉप सॉइल दैट इज रिच इन ह्यूमस, इट द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर एम्बेडेड इन दिस लेयर। ए होरिजन होता है जो सबसे ऊपर होता है, उसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, प्लांट की रूट्स उसमें ग्रो करती हैं। अब बी होरिजन की बात करते हैं तो दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। जो बी होरिजन होता है इसमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। सी होरिजन की बात करें तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ अनकॉन्सुलेटेड पेरेंट मटेरियल। इसमें अनकॉन्सुलेटेड पेरेंट मटेरियल पाए जाते हैं। और जो डी होरिजन होता है, डी होरिजन इट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। सी और डी एक तरह से रॉक से ही बनते हैं, ठीक है। और बी में मिनरल्स होते हैं। समझ में आया आपको? अब स्टूडेंट हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स विच डिफर इन साइज, लुक एंड टेक्सचर। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल, जैसा कि आप देख रहे हैं जो सबसे बड़े हैं वो ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स इससे थोड़े से छोटे सैंड पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल्स ये इससे और भी छोटे हो गए, क्ले पार्टिकल्स ये काफ़ी माइन्यूट हो गए, उसको कहते हैं हम क्ले पार्टिकल्स। तो सॉइल भी ऐसे अलग अलग पार्ट्स में बटी होती है। ग्रेविल क्या है? दीज आर लेयर पार्टिकल्स विच कैन बी पिक्ड अप बाय हैंड। पार्टिकल साइज ऑफ ग्रेवल इज ग्रेटर देन द 2 mm इन डायमीटर। अब सैंड पार्टिकल दे आर कोर्स टू टच एंड हैव पार्टिकल्स साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.05 mm to 2 mm. They can be seen with naked eye. Silt particles क्या होता है? These soil particles have particle size between 0.005 to 0.05 mm. A clay particle, these are the smallest soil particle with less than of 0.005 mm. ये 0.055 mm से भी छोटे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉइल देखते हैं। सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है? जैसा आप देख रहे हो फिगर में, दिस सॉइल कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी होती है। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, इसलिए क्या है, वाटर ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं रख सकती है। तो सैंडी सॉइल समझ में आया। अब देखते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये क्ले सॉइल है। द सॉइल कंटेन्स क्ले पार्टिकल्स एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस एंड सिल्ट। इट कैन होल्ड वाटर बट नॉट ट्रैप एयर। ये वाटर को तो होल्ड कर सकती है लेकिन एयर को ट्रैप नहीं कर पाती। अब हम बात करते हैं लोएमी सॉइल। लोएमी सॉइल क्या होती है? इट कंटेन्स सिल्ट, सैंड एंड ह्यूमस। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड अलाउ एयरेशन ऑफ रूट्स। ये वाटर और एयर दोनों को होल्ड कर सकती है और इसके अंदर ह्यूमस भी पाया जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी हो गई। अब बात करते हैं हम सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या है? इट इज़ द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर एक्सेट्रा। ये जो लैंड के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है, लैंड होती है, टॉप लेयर होती है, उसी को हम कहते हैं सॉइल। और ये अगर हट जाती है तो ये होता है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन के कारण क्या क्या होते हैं? देखो, विंड से हैवी रेन हो जाए, इम्प्रॉपर फार्मिंग के कारण भी हो सकता है, ह्यूमन एक्शन लाइक एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेक्टर, डस्ट स्टॉर्म्स, फ्रीक्वेंटली फ्लूड्स, इसके कारण ये जो ऊपर की लेयर हट जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉइल एरोजन। जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं ना, ऊपर की लेयर इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो इरोज हो जाएगी तो वो बेकार हो गई। इफेक्ट देखते हैं अब ऑफ सॉइल एरोजन। लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल, ठीक है, लैंड स्लाइड्स, फ्लूड्स, सिल्टिंग ऑफ वाटर रिजर्वर, ठीक है, फ्लड बाढ़ वगैरह आ जाती है, और सिल्टिंग ऑफ वाटर रिजर्वर। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम सॉइल को इरोज होने से? इसके लिए हम क्या करें? ट्रेस फार्मिंग। इसमें ट्रेस फार्मिंग की जाती है, जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं। ये क्या है? ट्रेसिंग की गई है। तो
तो इस तरह से सॉइल का क्या है, इरोजन होने से बच जाएगा। ठीक है, या हम और भी क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, विंड ब्रेक्स कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज केनाल्स एंड अराउंड फील्ड्स, जो फील्ड होता है उसके के लिए क्या बना सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज केनाल्स बना दें हम, और मेकिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक। इस तरह से प्रिवेंशन किया जा सकता है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, देखो, इट इज़ ए साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स। ये एक न्यूट्रेंट्स का साइकिल होता है, रिसाइकल होता है इसके अंदर थ्रू, किसके थ्रू, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसका एक रिसाइकलिंग होता है न्यूट्रेंट्स के लिए, उसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल साइकिल। इज इट क्लियर? जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ना, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल से, मतलब नेक्स्ट पेज पे आप समझोगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। वाटर साइकिल, सबसे पहले हम वाटर साइकिल के बारे में समझते हैं। तो वाटर साइकिल कैसे बनता है, देखो ये सन है, वाटर साइकिल को समझते हैं सबसे पहले। तो वाटर साइकिल कैसे होता है बच्चों, ये सन है, सन से रेस के कारण क्या हो रहा है, इसमें वाटर वेपर बन रहे हैं, वाटर वेपर बन गए, ठीक है, और कहाँ चले गए, ये वेपर क्लाउड्स में चले गए। और दूसरा, अब ये जो सनरेज है, सनरेज से क्या हो रहा है, पेड़ों में फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसमें जो वेपर है उसका क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है। तो ये जो वेपोरेशन हुआ और ट्रांसपायरेशन हुआ, इससे वाटर कहाँ चला गया, क्लाउड में चला गया, क्लाउड के अंदर गैदर्ड हो गया। अब ये जो गैदरिंग अगर वाटर की ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या हो जाती है, ज़्यादा गैदरिंग होने से क्या हो जाता है, वाटर रेन हो जाती है। ठीक है, क्लाउड के अंदर ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो रेन, और रेन से वापस ये इस तरफ आ जाता है रिवर के अंदर और प्लांट्स में चला जाता है। तो ये एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, ये रिसाइकलिंग हो रही है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल को देख लेते हैं। ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को तो एक्सहेल करते हैं, सॉरी CO2 को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और नाइट में प्लांट रिवर्स करते हैं, वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। देखो, एनिमल ने अपनी CO2 को छोड़ा, प्लांट ने उस CO2 को लिया, ठीक है, और वापस से वो एयर में चला गया और प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन को वापस से एनिमल ने इंटेक किया। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, तो इसी को कहते हैं हम ऑक्सीजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना, एग्जाम में यही पूछा जाता है मोस्टली। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, उस नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं प्लांट्स। कैसे करके, नाइट्रोजन फिक्सिंग करके। बैक्टीरिया लिविंग इन द, इसके अंदर जो प्लांट की रूट्स होती हैं उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम होता है इसके अंदर। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को ले लेता है एटमॉस्फेयर से और प्लांट को दे देता है, तो प्लांट ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल के द्वारा, सॉइल बैक्टीरिया से होती है ना, और ये क्या कर देती है, अमोनियम बना देती है, और अमोनियम का नाइट्रिफिकेशन फिर से हो जाता है। ठीक है, ये जो सॉइल थी, सॉइल में जो बैक्टीरिया तो उन्होंने अमोनिफिकेशन करके अमोनिया बना दी, और इस अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन फिर से हो जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, और ये बना देते हैं नाइट्रेट्स, और ये नाइट्राइट्स का नाइट्रिफिकेशन फिर करते हैं बैक्टीरिया और क्या बनाते हैं, नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बन जाती है और फिर ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये रिसाइकिल होता रहता है। ठीक है, समझ में आया। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनी, नाइट्रेट से प्लांट को मिली, प्लांट ने वापस बैक्टीरिया ने एब्जॉर्व किया और उसने सॉइल को दिया, सॉइल ने क्या करा, अमोनिया बनाया, अमोनिया से नाइट्रेट्स बनी, फिर नाइट्राइट बना, फिर एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल कंप्लीटली इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, और ये बैलेंस हो जाता है। अगर ये बैलेंसिंग में होती हैं सारी चीज़ें तो सब चीज़ सही होती है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल हुआ। चलो स्टूडेंट, अब देखते हैं हम कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल को, जैसे कार्बन CO2, ठीक है, CO2 को फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट इनहेल कर देते हैं, है ना,
और ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन एक्सहेल होती है, इनको क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन को क्या ले लेते हैं, इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को लेने के बाद अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 वापस से इन्वायरमेंट में ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये CO2 आ जाती है। एक तो ये साइकिल बन जाता है। दूसरा साइकिल ये है कि अब ये जो एनिमल्स ने CO2 छोड़ी, उनको प्लांट रेस्पिरेशन में ले लेते हैं, है ना, और ये O2 को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग चलती है। क्लियर है? जैसे ये शिप वगैरह चल रही है, इसने CO2 को छोड़ा, ये भी इन्वायरमेंट में चले गई, CO2 को प्लांट ने ले लिया, प्लांट से O2 निकली, उसे एनिमल्स ने ले लिया। ये कार्बन साइकिल। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आंसर डिस्कस करते हैं। हाउ इज आर एटमोसफियर डिफरेंट फ्रॉम द एटमोसफियर ऑन वीनस एंड मार्स? तो हम देखते हैं एटमोसफियर ओवर अर्थ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एटमोसफियर ओवर वीनस एंड मार्स। तो एटमोसफियर ओवर अर्थ इट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि वीनस और मार्स पे क्या होता है, बोथ आर एब्सेंट। एटमोसफियर ऑफ अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इज लो, और मार्स और वीनस पर इट इज़ ए मेजर कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मेजर कंपोनेंट। अर्थ पर देखते हैं वाटर वेपर आर प्रेजेंट होते हैं, मार्स और वीनस पर वाटर वेपर एब्सेंट होते हैं। अर्थ पे देखते हैं लिविंग बींग्स मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर, जबकि वीनस और मार्स पे लिविंग बींग्स आर एब्सेंट एंड प्ले नो रोल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ डज एटमोसफियर एक्ट एज ए ब्लैंकेट? इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द होल ईयर, इट प्रिवेंट्स sudden increase and decrease in temperature. Question number 3, what causes winds? Answer is the uneven heating of Earth's surface causes wind to blow. The rotation of Earth and presence of mountain range, difference in heating of land and sea. Question 4, how are the clouds formed? Clouds are formed by the condensation of water droplets in the air. It occurs as large amount of water evaporates and goes into air. Air rises up, it extends and cools. The cooling causes the water vapors in the air to condense in the form of tiny droplets. These water droplets get bigger and form clouds. समझ में आया? बादल ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लिस्ट any 3 human activities that you think should lead to air pollution. First is combustion of fossil fuel, industrial pollutant, release of radioactive substance by nuclear explosion. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, why do organism need water? ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि all cellular process take place in water as medium. Water is universal solvent. It helps in transporting substance also. It is essential for maintaining the existence of life. It is the factor that helps in determining diversity of life. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. What are the matter prevention soil erosion? It can be prevented by intensive corping. It can be prevented by providing proper drainage canals and around field. It is the preventing by planting tree and sowing grasses. It can be prevented by constructing strong embankments along with river. So thank you very much for watching our channel. Please share and subscribe our channel to your friends.